मैंने शायद कम से कम 10 बार बोला होगा, भाई जो बात तुम इस कमरे में कर रहे हो, अगर बाहर किसी लोगों ने सुन लिया कि ये बातें करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता बंद कमरे में बैठ के, लोग आत्महत्या कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल एक बहुत ऊटपटांग बात कह देते हैं, ऊटपटांग थी वो बात, किसी बड़े गंभीर नेता को ऐसी बात कतई नहीं कहनी चाहिए कि पानी में जहर डाल दिया। हाँ, तो मतलब बहुत ही बिल्कुल मतलब आपका संतुलन हिल गया है। वैसी बात थी जब हम सब लोग जुड़े थे, उस वक्त था कि हम इस देश की राजनीति का ढर्रा बदलेंगे, राजनीति को बदलने आए थे। जिस व्यक्ति को हम टिकट दे रहे हैं, इस व्यक्ति के विरुद्ध हमने 6 महीना पहले पार्टी ने FIR करवाई है कि ये गुंडा है, हमारे कार्यकर्ताओं को पीट रहा है। नेतृत्व का अगर सबसे बड़ा अपराध कोई है तो वो ये है कि उसने वैकल्पिक राजनीति के सपने को बदनाम कर दिया। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए मेहमान के साथ बातचीत कर रहे हैं आपके लिए, और इस बार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है हमारे साथ। वैसे तो हमारे कार्यक्रम में हमेशा कोई ना कोई असामान्य व्यक्ति ही रहता है, लेकिन इस बार विशेष रूप से हमने बुलाया है अपने इस कार्यक्रम में। हमेशा आप उनका चेहरा देखते होंगे, उनका हस्तक्षेप देखते होंगे। किसी भी जगह जहां भी नागरिक अधिकारों पर हमले होते हैं या जन सवालों पर कोई पहल होती है, तो वहां जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना एक चेहरा है, वो चेहरा है श्री योगेंद्र यादव जी का। योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप जब इस देश में परिवर्तन के लिए 2012 में एक अन्ना आंदोलन हुआ था और आप उसकी बुनियाद में थे, आप लोग और अरविंद केजरीवाल सबके साथ आप सक्रिय थे, आपने बहुत मेहनत की उसमें। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी बनी, तमाम सारे सपने और संकल्पों के साथ आज दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ और आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। ये हर व्यक्ति मान रहा था कि खींच खांच के 40, 42, 43 सीटें तो ले ही आएंगे, लेकिन वो 22 सीटों पर सिमट गई। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का हारना सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का हारना है या एक आंदोलन और एक सपने की मौत है? जब पार्टी की स्थापना हुई तब मैंने ज्वाइन किया था, तो अन्ना आंदोलन के मेन निर्णयों में मतलब अन्ना के साथ कभी बहुत क्लोजली मैंने काम नहीं लेकिन किया, आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में था। दूसरा यही कि आज मैं उस पार्टी के साथ नहीं हूँ। मेरे बहुत विरोध रहे, विरोध के करके हमें निकाला गया, वो सब हुआ। लेकिन सारे घटनाक्रम को मैं उस चश्मे से देखूं, ये ठीक नहीं होगा। कहीं एक सामान्य इंसान की फितरत होती है अपने आप को दुनिया के केंद्र में रख के, मेरे साथ जिसने बुरा किया वो बुरा है, मेरे साथ जिसने अच्छा किया वो अच्छा। दुनिया तो ऐसी नहीं होती है, तो उसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और इसलिए मैं जानता हूँ मेरे तमाम दोस्त जो कभी आम आदमी पार्टी में थे, आज नहीं हैं, विरोध में हैं, जैसे मैं भी हूँ, वो काफ़ी खुश भी हुए आम आदमी पार्टी के हार से। प्रतिक्रियाएं भी आई। हाँ, खुल के कहा। मुझे बहुत अजीब लगा वो सब पढ़ के, देख के, कि केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव, अपनी व्यक्तिगत खुंदक कह लीजिए, व्यक्तिगत दुख, पीड़ा जो सच्ची पीड़ा हो सकती है, उसके आधार पर सार्वजनिक जीवन और देश की राजनीति के बदलाव की व्याख्या करना ठीक नहीं है। इसलिए मुझे आम आदमी पार्टी की हार से अफसोस हुआ। अफसोस कई कारणों से हुआ। एक तो इसलिए कि सच ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ, जैसा आपने इशारा किया, बहुत बड़े सपने जुड़े थे जी। मामला आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का नहीं है। सब लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल का जो व्यक्तित्व है, जैसा है, उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मामला केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, मामला मेरा नहीं है, मामला केवल आम आदमी पार्टी का नहीं है, मामला आम आदमी का है जी। मामला उन करोड़ों साधारण लोगों का है जिन्होंने कभी उम्मीद की थी, उन हजारों कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने अपना जीवन लगाया था। तो उसकी हार जो है, उस लिहाज से एक बड़ी हार है, जिससे मेरे मन में पीड़ा है, व्यथा है। और इसलिए भी है कि कुछ चीज़ें जो इसमें हुई वो ठीक नहीं हुई। आप किसी सरकार को काम नहीं करने देते, फिर बाद में कहते हो सरकार ने काम नहीं किया। ये तो बड़ी गलत ट्रेंड है भाई। LG पिछले 2 साल से क्या कर रहा है? बैठ के बेसिकली LG का तरीका ये था कि दिल्ली सरकार को कोई काम ना करने दो। बेसिकली बीजेपी का मुख्यालय खोल के बैठे हुए थे LG। तो अब ये तो बड़ी गलत बात है कि केंद्र सरकार पहले किसी राज्य सरकार को काम ना करने दे, चुनाव आए तो फिर कहे कि देखो इन लोगों ने काम नहीं किया।
ऐसा होने लगा तो मतलब अब तमिलनाडु में ये खेल चल रहा है। अब ये ज़रूर है कि दिल्ली में खेल करना आसान है, तमिलनाडु में आसान नहीं है, लेकिन ये खेल खराब है देश के लिए। और दूसरा ये कि और अगर ये खेल चुनाव पहले से चल रहा होता फिर तो कोई गैर वो सरकार जिस जो केंद्र सरकार के विरोधी दल की सरकार किसी राज्य में काम ही नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। अब देखिए 80 के दशक में आप और मैं इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि हमें 80 का दशक भी याद है। वहाँ स्मृतियों में तो हमारे 70 का दशक भी है। दशक में, जी जी जी। तो 80 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक छत्र राज था, उन्होंने कई गलत काम किए राज्य सरकारों के साथ, मगर ये नौबत नहीं आई थी तब भी कि आप राज्यपाल को एक तरह से विपक्ष की राजनीति का अड्डा बना दो, जैसे बंगाल में बना रखा है, जैसे तमिलनाडु में बना रखा है। राज्यपाल जाते हैं विधानसभा में जाके और अपना ही एड्रेस बायकॉट करके चले आते हैं। मैंने गजब है ये तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो है ये ठीक नहीं है। और तीसरा ये भी मुझे महसूस हुआ कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर बहुत एक तरफा काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि काउंटिंग में हेराफेरी हुई है, मगर वोटर रजिस्ट्रेशन में अब अरविंद केजरीवाल एक बहुत उटपटांग बात कह देते हैं। उटपटांग थी वो बात, किसी बड़े गंभीर नेता को ऐसी बात कतई नहीं कहनी चाहिए कि पानी में जहर डाल दिया। हाँ, तो ये तो बहुत ही बिल्कुल मतलब आपका संतुलन हिल गया है वैसी बात। वो ये कह सकते थे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, इससे पानी जहरीला हो रहा है, ये तमाम चीजें कह सकते थे, लेकिन ये कहना कि दिल्ली के पानी में हरियाणा वालों ने जहर बना दिया, गलत बात थी। चुनाव आयोग ने एकदम ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। मगर भाई एक और आदमी था जिसने इस देश के 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया कहा था। 4 महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री ने लोकसभा इलेक्शन में कहा नहीं था 1 साल पहले। उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था? कुछ नहीं किया। तो लगता है ना कि आप बैठे हुए हैं कि अच्छा बीजेपी के समर्थन के लिए क्या किया जा सकता है। इससे भी बड़ी बात आप देखिए, जो मुझे अफसोस हुआ, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा कि साहब आप 5 फरवरी को दिल्ली का चुनाव रख रहे हैं, 1 फरवरी को देश में बजट प्रेजेंट होगा, आप उससे 2 दिन पहले क्यों नहीं रख लेते? उन्होंने कहा आप चिंता न कीजिए, केंद्र के बजट का दिल्ली पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं सुनिश्चित करवाऊंगा। उसके बाद क्या होता है? केंद्र के बजट में दिल्ली को माइंड में रखते हुए मिडिल क्लास के लिए घोषणा होती है। आप और मेरे जैसे लोग समझ जाते हैं कि किसके लिए घोषणा हो रही है, लेकिन बीजेपी ने संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ी। अगले दिन अखबार में विज्ञापन देती है बीजेपी कि बजट में मोदी जी की दिल्ली वालों के लिए गिफ्ट सौगात। चुनाव आयोग कर क्या रहा है भाई इसमें? अब मैं नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी अपने पापों से मुक्त हो जाती है सब करते हुए। उन्होंने जो किया उसकी हम जरूर चर्चा करेंगे और उस पाप के बारे में ईमानदारी से बात करनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने जो किया और जो एलजी ने किया, ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छे लक्षण नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है। इस कारण भी दुख हुआ, और दुख मुझे इस कारण से भी हुआ कि आम आदमी पार्टी की तमाम कमियों के बावजूद उसने दिल्ली के गरीब को दिल्ली की राजनीति में एक महत्ता दी थी। चाहे बिजली के वादे से, चाहे महिलाओं को टिकट के वादे से, कहीं ना कहीं दिल्ली के हाशिए को उन्होंने केंद्र में स्वीकार किया था। लेकिन जैसे ही अब जो हो रहा है, मुझे ऐसा कहीं डर है, हो सकता है मैं गलत साबित हूं, कि अब वो हाशिए से बाहर चला जाएगा। अब दिल्ली के अंदर चमकाने के लिए इवेंट्स होंगे, रिवर फ्रंट होगा, ये सब चीज़ें की जाएंगी, और दिल्ली का गरीब जो किसी ना किसी कारण से थोड़ा सा अटेंशन पाने लगा था, वो अब सब पीछे चला जाएगा। इन सब कारणों की वजह से मैं खुश नहीं हूँ, सेलिब्रेट नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि जिस तरह से चुनाव आयोग या केंद्र सरकार या उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर के सवाल उठाए आपने। लेकिन मुझे लगता है आत्ममंथन भी करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी जब बनी थी और जिस उम्मीदों और सपनों के साथ लोगों ने इसका समर्थन किया था, मतलब आप आश्चर्य कीजिए, वो पार्टी जिसका एक कार्यकर्ता जो जुम्मा जुम्मा बनते ही उसको दिल्ली जैसी राज्य में 28 सीटें मिली हुई पहले 2013 में, और उसके बाद फिर 2015 में जब मोदी जी का और बीजेपी का की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, उनका जो ज्वार था, उस वक्त 67 सीटें, यानी कितना समर्थन दिल्ली की जनता ने दिया। और दिल्ली नहीं, देश में जो उसका एक माहौल था, मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग तमाम राज्य, आप तो चूंकि पार्टी में थे, आपके पास तो बहुत ज्यादा इनपुट आता होगा, तमाम राज्यों से लोग जुड़ना चाहते थे आम आदमी पार्टी में, तमाम जन संगठन, तमाम संघर्षों के लोग। और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी जिस तरह से उसका पूरा परिचालन हुआ है, संचालन हुआ है, वो
व्यक्ति केंद्रित होती चली गई, पूरी तरह से आत्ममुग्धता के शिकार हो गई। और जो लोग उसमें जुड़े थे, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो थे ही, प्रशांत भूषण जी थे, आनंद कुमार जी थे, बहुत सारे लोग थे जो बिना किसी स्वार्थ के, इसलिए कि चलो एक बदलाव की एक धारा बन रही है, एक चीज, वो जो सब पूरा खत्म हुआ, टूटा है। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को आत्ममंथन भी करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यकीनन करना चाहिए। बहुत एक व्यक्ति को ही इतनी ताकत क्यों दी गई? जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चुनाव के आंकड़े से नहीं, आप उनको, उस जमाने का मुझे याद है लोगों की आंखों में क्या होता था जी। जैसे कोई, मतलब लोगों को लगता था जैसे कोई देवता लोग आ गए हैं मुक्ति दिलाने के लिए। लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लाइन लगा के मेंबरशिप लेते थे। यहाँ पार्टियां लोगों को पैसा दे दे के बनवाती हैं जबरदस्ती मेंबर, वहाँ लोग लाइन लगा के, मतलब लोग ऐसे आते थे, लोग ऐसे समझते जैसे किसी मंदिर में आए हो। उस तरह से इस देश के साधारण लोग जुड़ रहे थे। तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा घर परिवार सबकी चिंता छोड़ के, अपने कैरियर छोड़ के, इतनी आदर्शवादिता से लोग लगे थे। इसकी जो लोग आलोचना करते हैं, काफ़ी लोग आलोचना करते हैं, और उस पर भी बात करनी चाहिए कि इससे आपने आरएसएस को फ़ायदा किया इत्यादि। उन्हें इसका अनुमान भी नहीं है कि किस तरह के लोग आए, किस उम्मीदों से आए, किस ईमानदारी से आए, और उनके साथ क्या हुआ। मेरे जैसे लोगों के साथ जो हुआ उसको तो चलिए 2-4 टीवी वालों ने दिखा दिया, अखबार वालों ने 2-4 उस पर एडिटोरियल भी लिख दिए कि हाँ बुरा हुआ इत्यादि। लेकिन जिनके बारे में किसी ने लिखा नहीं, उनके बारे में, उनके साथ कितना बुरा हुआ। और वो साधारण व्यक्ति जो कि मंदिर समझ के लाइन में लगा था, और जिसे आगे पहुंचने पे पता लगा ये तो दुकान है, वो जो हुआ वो असली ट्रेजेडी है। उसके बारे में मंथन जरूर होना चाहिए। और देखिए, आम आदमी पार्टी आई थी जब हम सब लोग जुड़े थे, उस वक्त था कि हम इस देश की राजनीति का ढर्रा बदलेंगे, राजनीति को बदलने आए थे। जो, और मतलब पार्टी विद द डिफरेंस नहीं, द पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस। दैट्स राइट, बिल्कुल। तो ये राजनीतिक विकल्प बनाने के लिए नहीं आए थे, वैकल्पिक राजनीति करने के लिए आए थे। और ये बात जरूर है कि ऐसा दुनिया में जब भी प्रयास होता है 15-20 साल में कहीं ना कहीं उसकी पॉलिश उतर जाती है, जैसे सीपीएम के साथ हुआ, समाजवादियों के साथ हुआ। लेकिन 1.5 साल में हो गया ये बहुत विचित्र था कि अंदर पता नहीं कितनी बार मैंने पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जब होती थी, 10 लोग होते थे उसमें जो चलाती थी पार्टी का संचालन, मैंने शायद कम से कम 10 बार बोला होगा, भाई जो बात तुम इस कमरे में कर रहे हो, अगर बाहर किसी लोगों ने सुन लिया कि ये बातें करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता बंद कमरे में बैठ के, लोग आत्महत्या कर लेंगे। वोट न दें वो तो अलग बात है, लोग आत्महत्या कर लेंगे सुन के। ये ऐसे मत करो, ये ऐसे मत चलाओ इस पार्टी को। ये करने के लिए हम नहीं आए थे। 2015 के चुनाव में मुझे याद है जब हमने कहा कि भाई, मैंने कहा खुद कि ये आदमी तो जूनियर इंजीनियर हुआ करता था, इसके पास 7 होटल हैं, 700 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसे हम टिकट दे रहे हैं। देखो जी, ऐसे ही लोग आया करते हैं, आप इतनी आइडियलिस्ट बातें मत करो। ऐसी आदर्शवादिता से चले तो योगेंद्र जी राजनीति नहीं होगी। ये आपको जवाब मिला? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि तो अरविंद जी ने दिया होगा। जी, अरविंद का जवाब था, उस पार्टी में सब कुछ अरविंद से ही चलता था। मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को हम टिकट दे रहे हैं, इस व्यक्ति के विरुद्ध हमने 6 महीना पहले पार्टी ने FIR करवाई है कि ये गुंडा है, हमारे कार्यकर्ताओं को पीट रहा है, इसको हम टिकट दे रहे हैं। देखो जी, वहां पे ऐसा इलाका है, वहां ऐसे लोग ही जीतते हैं। तो बिल्कुल जो एक गरीब इलाकों के बारे में ये जो होता है ना, ये गरीब हैं, ये इसी तरह से गुंडे यहाँ पे गुंडे मवाली जीता करते हैं, ऐसे बोलते हैं। ये जो भाव था, ये तरह का भाव था। और ये तो जो पुराने राजनीतिक दलों में भाव है वही, मैं वही कहता था कि अगर यही करना था भाई, अगर एक और दरबार बनाना था, तो फिर दरबार में आने के लिए तो हम नहीं आए थे। और वही जिस वजह से प्रशांत भूषण, मुझे आनंद कुमार जी, अजीत झा जी, चारों को निकाला गया, वो यही था। हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये काम ना करो जो दूसरी पार्टियों वाले हैं। और केवल हमने कहा था, चुनाव के बाद हमने कहा था कि अब तो जांच कर लो कि ये क्यों हमने किए इस तरह के काम। तो बस उस पर क्या कि आपको पार्टी से, मतलब बिल्कुल स्पष्ट ऑफर था कि या तो राज्यसभा ले लो, मुंह बंद कर लो। जिस कमरे में आप बैठे हुए यहीं पे आके मुझे ऑफर दिया गया था
कि राज्यसभा ले लो, मुंह बंद कर लो, नहीं तो बाहर निकाले जाओगे। आप लोग आए तो राजनीति बदलने आए थे और साल भर में ही राजनीति ने हमें बदल दिया। ये हुआ। और तो खैर वो एक दौर था, और जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं समझता कि सिर्फ उस दौर में हमारे साथ जो हुआ केवल उस लेंस से हम सारी सच्चाई को देखें। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए हमारे जाने के वो बाद। तो एक पार्टी के तौर पर कुछ काम उन्होंने अच्छे किए, जिसका फायदा उनको 2020 में मिला, जी। जो 63-62 सीटें आई। लेकिन मैं उसको बड़े दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ। सिर्फ दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ बड़े उस आपसे बात कर रहा हूँ फलक पर, कि जेपी आंदोलन हुआ, बहुत सपनों के साथ जयप्रकाश का बिगुल बजाया, जाग उठी तरुण आई है, चलो साथियों का हिंदुआर पर तिलक लगाने आई है, कि नारे लेकर के बहुत सारे लोग आए, हम सब के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा वैचारिक रूप से उस आंदोलन का। उसके बाद जनता पार्टी का प्रयोग विफल हो गया। फिर 10 साल बाद वीपी सिंह का एक दौर आया, बड़े आदर्श के बाद वीपी सिंह कांग्रेस छोड़ के आए, राजीव गांधी की पूरी तस्वीर उन्होंने खराब कर दी। हम सब लोग, मैं पत्रकारिता में था, आप एक्टिविस्ट थे, लेकिन अपने अपने तरीके से उसमें उनको समर्थन कर रहे थे कि लग रहा था कुछ नया हो रहा है। फिर वो उलझ गया, फ्लॉप हो गया, और उसकी बदौलत हिंदुत्व की राजनीति आ गई। उसके बाद अन्ना आंदोलन जब हुआ तो लगा कि, हालांकि मैं आपको स्पष्ट रूप में, मैं जब ये अन्ना आंदोलन चल रहा था तब मुझे लग रहा था ये भी एक तरह से पुनरावृत्ति होने वाली है 77 और 89 की जिस तरह की, लेकिन फिर भी एक लग रहा था नई चीज है। तो ये जो सपने टूटे और लोग चले गए 3-3, 4-4 बार, तो भविष्य में फिर आप तो इतना देश घूम रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का यकीन टूट गया है, मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने उस जमाने में भी कहा था और अब भी कहता हूँ, वो जो बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, बाबा भारती और खड़क सिंह वाली कहानी, कि बाबा भारती ने फिर खड़क सिंह को रोक के कहा, भैया मेरा घोड़ा तुम ले जा रहे हो, ले जाओ, किसी को इसके बारे में बताना मत, नहीं तो लोग आगे से किसी भिखारी पे यकीन करना बंद कर देंगे, है ना। ये बात सच है और ये हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। लेकिन थोड़ा दूरी से जब मैं देखता हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रयोग इनमें सबसे ज़्यादा कच्चा था, सबसे ज़्यादा उम्मीद जगा रहा था और सबसे कच्चा साबित हुआ। लेकिन देखिए, इस आधार पे, क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग कहते हैं, इस आधार पे केस बनाते हैं कि जेपी आंदोलन भी गलत था, बीपी आंदोलन भी गलत था, टिकैत आंदोलन भी गलत था। मतलब इस देश में अगर आप सत्ता के पीछे लाइन लगा के चुपचाप से खड़े रहें तो सब कुछ ठीक है। आप सत्ता के बाहर आए, सत्ता से आपने लोहा लिया, तो इसका मतलब है उसके बाद जो कुछ हुआ उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। ये मानते हुए कि अगर सत्ता के पीछे आप चुपचाप खड़े रहते तो जो कुछ होता वो अच्छा ही होने वाला था। ये मुझे इतिहास की समझ कभी आई नहीं। मैं आज भी मानता हूँ कि जेपी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, उसने इस देश में बहुत अच्छे शॉर्ट टर्म लेकिन बहुत बड़े बदलाव किए। मैं आज भी मानता हूँ कि वीपी सिंह ने जो किया उससे इस देश में एक नई तरह की ऊर्जा रिलीज हुई, और आम आदमी पार्टी के नेताओं की और उसके पार्टी के काम की तमाम सीमाओं के बावजूद मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी प्रयोग ने इस देश में कुछ अच्छा करने का पोटेंशियल पैदा किया। आम आदमी पार्टी बनने के बाद सबसे ज़्यादा परेशान कौन था? कांग्रेस नहीं थी। सबसे ज़्यादा विचलित नरेंद्र मोदी थे उस वक्त, उन महीनों में। आपको ध्यान होगा 2013 और 13-14 में जब आम आदमी पार्टी नवंबर दिसंबर में जीत उनको लग रहा था कि उनका सारा जो बनाया पूरा प्लान सब कुछ कराए पे मतलब हो गया, ये कहां से आ गई, मक्खी पड़ गई। बिल्कुल एग्जैक्टली। और स्वर्गीय अरुण जेटली तब मतलब सबसे ज्यादा विचलित और आम आदमी पार्टी को खत्म करवाने के लिए सबसे व्यग्र और सबसे चतुरता से काम करने वाले वो थे। कांग्रेस तो नहीं कर रही थी, तो जाहिर है बीजेपी इतनी खुश तो नहीं रही होगी आम आदमी पार्टी के बनने से। हाँ, अन्ना आंदोलन के होने से उन्हें जरूर खुशी होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो मनमोहन सिंह सरकार को अस्थिर करना, जब भी कोई बड़ा आंदोलन, ये तो बिल्कुल किसान आंदोलन और कांग्रेस के रिश्ते वाली बात हुई। कांग्रेस ने नहीं करवाया किसान आंदोलन, कांग्रेस करवा नहीं सकती थी किसान आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन। लेकिन जाहिर है जब किसी सत्ता के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन होता है, विपक्ष हमेशा उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है, इसमें क्या नई बात है ना। तो जेपी आंदोलन में भी विपक्ष तभी आया ना, इंदिरा गांधी के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये मान लेना कि इसलिए जेपी आंदोलन गलत था, ये मुझे तो तर्क समझ नहीं आता। भारत
का लोकतंत्र संस्थाओं से नहीं चलता, पश्चिम का लोकतंत्र संस्थाओं से चलता है। हाँ। उनकी इंस्टीट्यूशंस इतनी गहरी और डीप है, राष्ट्रपति आते जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, संस्थाएं इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी। हमारी इंस्टीट्यूशंस में कोई दम नहीं है। ये देश अगर बचता है तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलनों से बचता जन दबाव से, जन दबाव, जनता सड़क पे आती है। और ये सिर्फ भारत नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, साउथ एशिया का पूरा है। इसी तरह वो से जो लोहिया जी का कथन है ना कि अगर सड़कें सूनी हो गई संसद आवारा हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये सड़क से चलता है लोकतंत्र, कम से कम हमारे इलाके का, तो भारत का और हमारे नजदीक का लोकतंत्र तो इसी से चलता है। और जिन्हें इससे समस्या है उन्हें लोकतंत्र से समस्या है। आम आदमी पार्टी का जो हुआ सो हुआ, आगे भविष्य में आप क्या देखते हैं? मतलब इस तरह के आंदोलनों का भविष्य, या आम आदमी पार्टी ऐसी कोई नई पार्टी का उदय, या किसी पुरानी पार्टी में ही कुछ चर्निंग ऐसी हो कि वो अपने को रीइन्वेंट करे, कुछ ऐसा कुछ देखते हैं आप? देखिए, आंदोलनों का तो भविष्य है। किसान आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है और भी होगा। तो आंदोलनों पे तो कोई फुल स्टॉप लगा नहीं है। लेकिन हाँ, एक वैकल्पिक राजनीति की जब कोई बात करेगा इस देश में, कहीं ना कहीं कोई पीछे से मुस्कुराएगा, बेटा देख लिया हमने। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का, पार्टी का तो मैं नहीं कहता, पार्टी में तमाम अच्छे लोग भी थे, आज भी शायद हैं, लेकिन उस नेतृत्व का अगर सबसे बड़ा अपराध कोई है तो वो ये है कि उसने वैकल्पिक राजनीति के सपने को बदनाम कर दिया। कल को अगर कोई करेगा तो लोग कहेंगे आसानी से लोग विश्वास नहीं करेंगे, तुम भी यही करने आए हो बेटा, वही कर हम देख लिया। और इसलिए, और खासतौर पे, और इसकी जिम्मेदारी तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पे जाती है, क्योंकि केंद्र तो वही, अगर सफलता का श्रेय उनको है, तो ये जो आंदोलन की विफलता या आम आदमी पार्टी की विफलता का श्रेय भी तो उन्हीं को जाएगा। क्योंकि पार्टी जिस तरह केंद्रित हो गई ना पूरी तरह से, एक सामूहिक नेतृत्व की जो बात आप लोग करते थे उस समय, जो आपकी पीएससी थी, उसमें कम से कम डिस्कशन होते थे, चर्चाएं होती थी, भले ही चलती चाहे उन्हीं की हो, लेकिन बात तो होती थी। आप लोग हटने के बाद तो बात ही खत्म हो गई, पीएससी का कोई वजूद ही नहीं था। एक्चुअली दिक्कत ये थी कि जब तक प्रशांत जी और मैं थे, हम दोनों पीएससी के मेंबर थे, और तो उन 10 में से 2 ही लोग थे जो खड़े होकर कह सकते थे नहीं अरविंद ऐसे नहीं, ये गलत है, ये नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ लकीर खींचनी चाहिए, ये तो गलत चीज। कुमार विश्वास कहते वो भी टोकते थे। कुमार भाई का किस्सा बिल्कुल अलग है। वो शायद वो ही बताएं तो अच्छा है, मैं उस पर टिप्पणी ना करूं तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करते नहीं देखा। लेकिन सवाल किया था, प्रशांत जी जरूर कहते थे, और मैं कहता था कि या ये कहिए कि कम से कम सिद्धांत और मर्यादा के सवाल पे हम ही लोग कहते थे, बाकी और सबसे बड़े शिकार आप ही लोग हुए। जी, तो हम दोनों ने कई चीजों पे कहा था कि कोई गलत चीज है तो अरविंद को हमेशा लगता था कि ये 2 लोग हैं तो टोकेंगे, कोई गलत काम करूंगा तो हाँ में हाँ नहीं बुलाएंगे, टोकेंगे। मुझे लगता है उनके अंदर एक असुरक्षा बोध था आप लोगों को लेकर के, खासकर प्रशांत जी और आपको लेके, कि क्योंकि एक समानांतर स्तर पे आप बात करते थे, टोकते थे सिद्धांत के सवालों पर, मर्यादा के सवालों पर, तो कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं कि असुरक्षा बोध कहें या एक तकलीफ कि भाई ये लोग टोकने वाले हैं, ऐसा पता नहीं। मतलब मैं अरविंद को दरअसल बहुत नज़दीकी से जानता नहीं था। मैं प्रशांत जी के कहने पे गया था और अरविंद के बारे में मैंने सुना था, अच्छा सुना था। जाके देखा, मुझे हैरानी भी हुई, दुख भी हुआ, धक्का भी लगा कि अच्छा इस तरह का व्यक्ति है। उनके कई गुण हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो उसके आधार पे मैं उनके साथ बुरा बोलूँ। अरविंद में कई गुण हैं, बहुत अद्भुत गुण हैं। अरविंद में फोकस है गजब का, स्ट्रेटजी का सेंस है, और एक जनता की नब्ज पे उंगली है। बहुत कम नेताओं में होती है, अरविंद में बहुत अद्भुत गुण है। जो नहीं है वो मर्यादा बोध, सही और गलत, कहीं अंदर थर्मोस्टेट होता है ना हम सब में कि ना ये मामला गलत जा रहा है, ये नहीं, बस यहाँ नहीं, वो नहीं है अरविंद में। सही गलत का कोई बोध नहीं है। और ये मुझे बहुत हैरान हुआ कि जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है उसके नेता में कहीं सही गलत का बोध नहीं है। बाहर वाले को आके बोलना पड़ता है, नहीं भैया मामला रेड लाइन से ऊपर चला गया है, ये ना करो। अच्छा आप कह रहे हैं, अच्छा ऐसा है, अच्छा पब्लिक को ऐसा लगेगा, वहाँ भी अंदर खुद नहीं लगेगा, पब्लिक को क्या लगेगा। वो मुझे बहुत निराशा हुई देख के कि अच्छा ये बिल्कुल कोई मर्यादा बोध तो बिल्कुल शून्य है। सही गलत का कोई सेंस नहीं है। जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज बोल सकते हैं लक्ष्मी सरस्वती की फोटो लगा दो, कल को अगर काबा की फोटो से चलेगा तो काबा की फोटो लगा दो। ये बहुत विचित्र था। अच्छा, आप जो राहुल गांधी के भी बहुत करीब रहे, आपने भारत जोड़ो यात्रा में पूरा उनका साथ दिया, आपके उनसे इंटरेक्शंस भी हुए काफी हद तक, तो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को रीइन्वेंट करने की, जिस तरह जाति जनगणना के मुद्दे को पकड़ रखा है, एक सैद्धांतिक रूप दिया है,
या पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी को लेकर के, आदिवासियों की भागीदारी को लेके एक कंसिस्टेंट उन्होंने स्टैंड ले रखा है। हालांकि उनकी पार्टी में बड़ा रिजेंटमेंट है इस तरह के। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी में कोई संभावना है एक नई राजनीति करने की, या कुछ, क्योंकि अगर स्थापित पार्टियों में देखें तो मैं उतना नज़दीक हूँ नहीं जितना लोग मानते हैं। दरअसल दिल्ली शहर ऐसा है, शुद्ध अफवाह पे चलता है, कानों कान कानाफूसी चलती रहती है। मैं राहुल गांधी के साथ चला पूरी यात्रा में, मिलता हूँ, बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ। दोस्त नहीं हूँ। दोस्त होना एक और, जैसे यारी दोस्ती वाला जो होता है, ठीक है यार, वैसा वाला नहीं है। हाँ, उनका जो राजनीतिक दिमाग है, बनावट है, वो मोटे तौर पे समझता हूँ। जो अच्छी चीज़ है वो दो तीन, एक तो ये कि बनावटीपन नहीं है। शायद अरविंद केजरीवाल के अनुभव के बाद जो मैंने देखा कि बिल्कुल न्यूनतम मर्यादा बोध ना होना और ये सब, इससे शायद इतना मेरे को धक्का लगा था। ये चीज़ें राहुल में बहुत हैं। मर्यादा बोध। हाँ हाँ हाँ, मतलब मुझे याद है एक दिन मैंने उन्हें कहा कि ये जो आप वो कह रहे थे कि जो इस देश में काम करने वाले गरीब लोग हैं उनकी इज्जत नहीं होती। मैंने कहा मोटे तौर पे ये कमेरे और लुटेरे का देश है। उन्होंने कहा कमेरे शब्द तो अच्छा है, लेकिन लुटेरे शब्द में कुछ वायलेंस है, इस शब्द में ठीक नहीं है शब्द। मैंने ये एक अंदर का बोध है कि मतलब सही है गलत है इससे मतलब नहीं, अंदर एक मर्यादा बोध है कि ये चीज़ गलत है। तो दो चार चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि जो है अंदर बाहर एक जैसा है। कैमरा के लिए नाटक नहीं करते, जो हमारे प्रधानमंत्री दिन रात करते रहते हैं, और शुद्ध सिर्फ पब्लिक को कैसा लगेगा दिखाने के लिए वो नहीं करते। जो है मन से है, और दो तीन सवालों पे गरीब के लिए मन से स्नेह है। सेकुलरिज्म के सवाल पे मन से आस्था है, जो मैंने अरविंद में कभी नहीं देखी। और जाति के सवाल पे, हालांकि जाति का उनका कोई व्यक्तिगत अनुभव किसी भी तरह का नहीं है, लेकिन जाति के सवाल पे लगभग एक अम्बेडकराइट सोच है, और अंदर से है, बाहर से नहीं है, दिखाने के लिए, पब्लिक को बोलने के लिए नहीं है, मन से है जो है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन राजनीति केवल मर्यादा बोध से ही नहीं होती, केवल विचार से नहीं होती। उसके बाद आपको बहुत कुछ उसमें दांव पेच होते हैं, कम्युनिकेशन की स्किल होती है, तमाम चीज़ें हैं। अब उसकी परीक्षा होती है, वहाँ कैसा करते हैं। लेकिन ये बात सच्ची है कि उस मायने से बहुत ही खाँटी आदमी है, अंदर बाहर एक है। नहीं करना, बोल देगा नहीं नहीं हो पाएगा, ये गलत चीज़ है, मैं नहीं करूँगा, मैं हाथ नहीं लगाऊँगा इसको। और ये जो अडानी वगैरह पे जो कहते हैं, वो इसलिए नहीं कि कोई बाहर से किसी ने बात की, अडानी की शादी पे सारी दुनिया गई, अंबानी की शादी पे नहीं गए, किसी ने पूछा क्यों नहीं, कहते नहीं, दिस इज़ नॉट मी, मैं नहीं हूँ, ये मेरे अंदर से कुछ कहता है कि मेरे को ये काम नहीं करने। देश की जो राजनीति का माहौल इस समय है, एक समय था कि देश में जो सेकुलर पॉलिटिक्स थी वो डोमिनेट करती थी। मतलब रूलिंग पार्टी कांग्रेस भी सेकुलर थी, और उसके विपक्ष में जो पार्टियां थी, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो या लोकदल जैसी पार्टियां, वो भी सेकुलर थी। ये हिंदुत्ववादी पार्टी तो उस वक्त बहुत हाशिए पे थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि सेकुलरिज्म शब्द एक गाली हो गया है। जो घोषित रूप से सेकुलर पार्टियां, वो भी संकोच करती हैं अपने को सेकुलर कहने में, और कहीं ना कहीं वो सरेंडर की मुद्रा में है हिंदुत्व की राजनीति के आगे। खासकर मैं बड़े बड़े जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं उनको मैं देखता हूँ। तो ऐसे में चूंकि आपका एक राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि और आंदोलनों से आपका जुड़ाव है, और अब राजनीति को भी समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से, तो भविष्य की राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्या देश एक दलीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, एक विचार की, या एक वैकल्पिक जो एक सेकुलर पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है वो रीऑर्गेनाइज होगी किसी भी रूप में? देखिए भाई, इसमें तो कोई शक नहीं कि बीजेपी एक वन पार्टी स्टेट की तरफ ले जाना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन, सब बहाने हैं एक वन पार्टी देश बनाने के। लेकिन इस देश के मिजाज में ये नहीं है। देखिए, सोवियत यूनियन में आप कर सकते हैं कि उसके बाद पुतिन आ गए और पुतिन चला रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता को 70 साल मुंह में खून लग चुका है, चस्का लग चुका है कि हाँ, हम चाहें तो बदल सकते हैं, हम चाहें तो ये कर सकते हैं। जानते बूझते हुए हिंदुस्तान की जनता इस अधिकार को छोड़ेगी नहीं। धोखे में छोड़ सकती है, कुछ समय के लिए भ्रम में आ सकती है, जानते बूझते हुए छोड़ेगी नहीं जनता। और ये जो सेकुलरिज्म है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेकुलरिज्म की राजनीति बिल्कुल हाशिए पे आ गई है, लोग डर रहे हैं। और वो
उसके लिए सेकुलर पार्टियां खुद जिम्मेवार हैं, सेकुलर लोग जिम्मेवार हैं। जैसे आपने कहा आम आदमी पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए, सेकुलर राजनीति को भी आत्ममंथन करना चाहिए। क्या सेकुलर राजनीति ईमानदारी से हुई? क्या सेकुलर राजनीति एक समय में सिर्फ मुसलमानों को बंधक बनाए रखने की राजनीति तो नहीं हो गई? और दूसरा, सेकुलर राजनीति ने कभी पिछले 40-50 साल तक, इनफैक्ट गांधी के बाद से, कभी भी कोशिश नहीं की कि इस देश के सामान्य धार्मिक मिजाज के जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, जो सिख ईसाई हैं, उनकी भाषा में कैसे जुड़ा जाए, उनके मुहावरे से, उनकी भाषा से, उनका जो धर्म का बोध है, उनका जो एक उनकी जो नैतिकता है, उससे जुड़े बिना आप सेकुलरिज्म नहीं चला सकते। अगर सेकुलरिज्म इस देश में अंग्रेजी बोलने वाले अनीश्वरवादी लोग चलाएंगे तो चल दिया इस देश में सेकुलरिज्म, तो उसकी हार हुई है। इस देश की मिट्टी आज भी उस गहरे अर्थ में सेकुलर है, लेकिन उस मिट्टी की भाषा को, वो भाषा जो कि संत परंपरा की भाषा है, कबीर की भाषा है, गांधी की भाषा है, विवेकानंद की भाषा है, उस भाषा को आपको लाना होगा। उस भाषा में आप सेकुलरिज्म को बचा सकते हैं। आप इस अंग्रेजी वाली सेकुलरिज्म, लोहिया की भाषा थी, लोहिया ने बनाया था, तो आपको एक नई भाषा, कृष्ण पटनायक उसकी कोशिश कर रहे थे, आपको एक नई भाषा और एक नई राजनीति का आविष्कार करना पड़ेगा सेकुलरिज्म को। लेकिन समस्या जनता के मिजाज की नहीं है, समस्या नेताओं और पार्टियों के मिजाज की है, नेता और पार्टियों की लिमिटेशंस की। और वही आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर भी है। पब्लिक तैयार है, पार्टियां तैयार नहीं है इस देश की। यही मेरा इस बार 24 के चुनाव में घूम के यही निष्कर्ष था। इस देश की पब्लिक आज भी एक दलीय व्यवस्था नहीं चाहती, आज भी तानाशाही नहीं चाहती, आज भी कुल मिला के इस देश के लोग एक साथ जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं। इस देश की शिखर राजनीति इस बातों के आधार पर एक राजनीति खड़ी नहीं कर पा रही है। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं वो स्मार्ट हैं, नई चीज़ें बना रहे हैं, और बचाने की जिम्मेवारी की जिनके कंधों पे आन पड़ी है वो कंधे इतने मजबूत नहीं हैं, वहाँ मजबूती करने की। तो क्या योगेंद्र यादव उसकी पहल करेंगे कि एक सेकुलर राजनीति, एक जमीन से जुड़ी हुई, इस देश की माटी से जुड़ी हुई राजनीति इस देश में शुरू हो किसी रूप में? आज इस देश में राजनीति करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो पैसा हमारे पास नहीं है, और जिन तरीकों से पैसा आता है वो इस जन्म में तो करेंगे नहीं। तो आज की तारीख में मैं खामखा इस तरह का कोई गलतफहमी पालूं और कहूं कि मैं बदलाव कर सकता हूं या मेरे जैसे 100 लोग बदलाव कर सकते हैं, नहीं। तो मेरे जैसे लोगों की भूमिका ये है कि उस विचार को मजबूत करें, ऐसे कार्यकर्ता मौजूद करें जो कि आज नहीं, आज से 25 साल बाद शायद एक नई राजनीति शुरू करें। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पता नहीं कब होगा, मेरे आपके जीते जी होगा, नहीं होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन दुनिया में हर आदमी पौधा लगाने से पहले अगर ये सोचे कि मेरे को छाया मिलेगी तो लगाऊं, नहीं तो नहीं लगाऊं, तो कोई पौधा नहीं लगेगा, कोई पेड़ नहीं लगेगा। किसी को तो पेड़ लगाना है, ये हमारा आपका काम है। और मैं विश्वास से कहता हूँ, इसे आप आस्था, बाकी तो मेरी कोई मंदिर मस्जिद वाली आस्था नहीं है, ये मेरी आस्था है। इस देश की जनता जूते मार मार के निकालेगी उन लोगों को जो इस देश में तानाशाही लगाना चाहते हैं। वो दिन आएगा। चलिए योगेंद्र जी, वो पौधा लगे और उसका फल भले हम न खा पाए, आने वाली पीढ़ियां खाएं। लोकतंत्र का पौधा पुष्पित पल्लवित हो, धर्मनिरपेक्षता का, सर्वधर्म समभाव का, समानता का पौधा, जिसका सपना गांधी, नेहरू, पटेल ने देखा था, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, डॉक्टर लोहिया ने, सारे महापुरुषों ने देखा। तो कम से कम हमारे जीवन में हो जाए तो बहुत अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है, आगे वो होना चाहिए। इस नोट के साथ इस चर्चा को मैं आज विराम दूंगा, इस उम्मीद के साथ कि फिर कभी किसी मुद्दे पर आपसे फिर कभी चर्चा होगी। तो ये थे योगेंद्र यादव जी, जिनसे जो रूबरू थे हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आप सबका धन्यवाद, आभार, और एक बार फिर योगेंद्र जी का आभार अपना समय देने के लिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।